नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कुणाल मलिक आप सभी का हमारे इस परिवार केजीएस डिफेंस देहरादून में स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये रिप्लाई कर रहे थे कि सर हमारे एनडीए के अटेम्प्ट्स ख़त्म हो चुके हैं या हमारा एनडीए का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हुआ कि हम आगे आने वाले एसएसबी को टारगेट करें। तो क्या हमारे पास भविष्य में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जिसके थ्रू हम एग्ज़ाम दे करके दोबारा से आर्म्ड फोर्सेस में हमारा जो सपना है ज्वाइन करने का, ऑफिसर बनने का, इसको पूरा कर सकते हैं? तो उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि सीडीएस का भी एक एग्जामिनेशन होता है जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जिन बच्चों ने सीडीएस के एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं, जो बच्चे, वो इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो उनको पता चलेगा किस तरीके से वो ग्रेजुएशन के बाद या एनडीए के अटेम्प्ट खत्म होने के बाद अपने डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सीडीएस का, एलिजिबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली अगर आप एलिजिबल होंगे तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है सीडीएस का, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, क्या ये ऑनलाइन होता है, क्या ये ऑफलाइन होता है, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी आपको वीडियो में मिलेगी। उसके बाद वैकेंसीज़ कितनी होती हैं, ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं उसमें कितनी वैकेंसी है। तो अगर वैकेंसीज उसमें अच्छी होंगी तो हम ऑब्वियसली हमारे सिलेक्शन के रेट भी बढ़ेंगे। और सीडीएस को क्यों चूज़ करना चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है सीडीएस एग्ज़ाम उन ग्रेजुएट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो बच्चे एनडीए के अटेम्प्ट्स के बाद आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बच्चों आपको पता होगा कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि एनडीए, सिविल सर्विसेज, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी को कंडक्ट कराती है। तो सीडीएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी के द्वारा कराया जाएगा। उसके बाद बात करें तो रिटर्न के बाद जो प्रोसेस होता है आपका एसएसबी का प्रोसेस होता है। मतलब जैसे ही आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे वो एक मेरिट बेस्ड डिसाइड होता है कि इतने बच्चे, इतने सिलेक्टेड बच्चे आपका रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। उन बच्चों को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जिसे कहा जाता है, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने अपने सेंटर्स पर कंडक्ट कराती हैं। इस प्रोसेस के बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, एसएसबी डिटेल इन्फॉर्मेशन। हम आपको एसएसबी के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। एसएसबी के बाद आपका एक मेडिकल होता है। आपको पता होगा आर्म्ड फोर्सेज में जाने के लिए एक सर्टेन मेडिकल स्टैंडर्ड्स होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर किसी भी चीज़ में डेफिशिएंसी है तो आर्म्ड फोर्सेज के लिए कैपेबल हो। तो एक मेडिकल स्टैंडर्ड भी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है आफ्टर एसएसबी, जिसके बेसिस पे आपको देखा जाता है कि आप आर्म्ड फोर्सेज के लिए फिट हैं, मेडिकली फिट हैं या नहीं। और उसके बाद ही आपको फाइनल मेरिट में एनरोल किया जाता है। तो एक फाइनल मेरिट आती है। ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जिस मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आप अपने रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज में जा रहे हैं या नहीं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैंने आपको बताया था जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो यूपीएससी है। और सभी बच्चों को ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, सिमिलरली सीडीएस एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। कब कब होता है एग्ज़ाम? तो एक एग्ज़ाम, पहले वाला जो एग्ज़ाम होता है वो अप्रैल मंथ में होता है, और जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो सितंबर के मंथ में होता है। जैसे कि हाल फिलहाल 13 सितंबर को आपने एग्ज़ाम अपीयर किया होगा एनडीए के लिए। आगे की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन का मोड क्या है। एग्जामिनेशन कंप्लीटली ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर के द्वारा। अधिकतर लोग जो और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, तो वो सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन यूपीएससी के अधिकतर एग्ज़ाम ऑफलाइन पेपर में ही होते हैं। और आपका जो सीडीएस का एग्ज़ाम है ये भी कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में होगा। टाइप ऑफ एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 2 तरह के पेपर होते हैं। जैसा आपने स्कूल में पेपर दिया होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आपको कंप्लीट आंसर डिटेल में लिखना पड़ेगा। लेकिन जो सीडीएस एग्जामिनेशन है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर है। मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उन्हीं चारों में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। ओएमआर शीट दी जाएगी आपको, उस ओएमआर शीट में गोला भरना है और उस आंसर को मार्क करने के बाद चेक होगा कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। तो ये थी बेसिक एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन।
इसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे फाइनल मेरिट में आएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? सीडीएस के द्वारा, जैसे एनडीए में होता है एक जगह एनडीए में जाते हैं, केवल इस तरीके से नहीं होता। सीडीएस में अलग अलग एकेडमीज हैं। कुछ बच्चे आर्मी में जाएंगे, कुछ बच्चे एयरफोर्स में जाएंगे, कुछ बच्चे नेवी में जाएंगे। तो जो बच्चे आर्मी में जा रहे हैं उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में है। तो आर्मी वाले बच्चे दो जगह जाएंगे। अब दो अलग अलग जगह क्यों जाएंगे ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके अलावा जो लोग नेवी में जाना चाह रहे हैं, जो लोग नेवी के लिए सिलेक्ट होंगे, रिकमेंड होंगे, वो लोग इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला में सिचुएटेड है, ये लोग वहां पर जाकर के अपनी ट्रेनिंग करेंगे। और जो लोग एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट होंगे वो लोग एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल हैदराबाद के पास में है एक जगह, वहां पर जाकर के अपनी ट्रेनिंग को परस्यू करेंगे। तो ये है रिस्पेक्टिव एकेडमीज जहां पर आप सिलेक्शन के बाद पहुंचेंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं यूपीएससी के द्वारा जिससे हम खुद को चेक कर सकें कि आर वी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। तो बच्चों, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले नेशनैलिटी देखी जाती है कि आपकी नागरिकता कहाँ की है। तो नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो अधिकतर लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भारत के नागरिक हैं, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं जो कि नेपालीज, भूटानीज और तिब्बत के लोगों को भी दिए जाते हैं कि वहाँ के लोग भी आकर के इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि साइंस के बच्चे क्या हम आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नॉन साइंस वाले क्या अपेयर कर सकते हैं एयरफोर्स के लिए? उन सभी के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यानी कि आर्मी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आर्मी के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिन्होंने भी बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, या फिर अपियरिंग में भी हैं, तो भी आप एलिजिबल हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। बात करूं अगर मैं इंडियन नेवल एकेडमी की, यानी कि नेवी के छात्रों की, जो लोग नेवी में जाना चाहते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना मैंडेटरी है। जो लोग इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, यानी कि बीटेक इंजीनियरिंग में आता है, वो लोग एलिजिबल हैं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। और अगर मैं बात करूं एयरफोर्स एकेडमी, तो जो भी लोग फिजिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएट हैं, आई रिपीट, जो भी लोग फिजिक्स और मैथ में ग्रेजुएट हैं और 10+2 में, और बैचलर डिग्री या फिर अगर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है, वो सभी लोग एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। आई रिपीट वंस अगेन, आईएमए के लिए नॉन साइंस वाला बच्चा भी अपेयर कर सकता है, और साइंस वाला बच्चा सभी एग्जामिनेशन को, दैट इज आईएमए, आईएनए, एएफए एंड ओटीए, सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। तो जो लोग साइंस के छात्र हैं वो सभी एग्जाम्स को, सभी कैटेगरीज को टारगेट कर सकते हैं। अभी मैंने कहा था कि परस्यूइंग वाले बच्चे क्या एलिजिबल होते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बच्चे की बात करूं, ही इज परस्यूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और वो फाइनल ईयर में अपने, तो यस, ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर वो टेक्निकल एंट्री, मतलब अगर वो टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, तो वो एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं और सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। और अगर वो नॉन टेक के लिए हैं और परस्यू कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, तो वो भी आईएमए और ओटीए के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन यूपीएससी की तरफ से ये है कि आपकी डिग्री ज्वाइनिंग से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो लोग थर्ड ईयर में हैं, जिनका एनडीए के अटेम्प्ट्स ओवर हो गए हैं, तो अभी से अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर ले। सेकंड ईयर के बाद जैसे ही वो थर्ड ईयर में आए, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए अपेयर करने के लिए। बाकी के एग्जाम जैसे सीपीओ, सीजीएल, इन एग्जाम्स में बहुत सारी कंडीशन अलग हो जाती हैं, लेकिन सीडीएस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ग्रेजुएशन के साथ ही इस एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। और जब तक आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि रिटन प्लस एसएसबी प्लस मेडिकल्स प्लस मेरिट कंप्लीट होता है, तब तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में आ जानी चाहिए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट, जाहिर सी बात है, अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो आपकी एज अप्रॉक्स 19 to 20 रहती है। तो एलिजिबिलिटी भी उन्होंने इसी हिसाब से डिसाइड करी है कि जो बच्चा थर्ड ईयर में होगा वो तुरंत के तुरंत एलिजिबल हो जाएगा और उसको 1-2 साल, 2-3 साल का मौका और दिया जाएगा। तो ये सारी आपके सामने एलिजिबिलिटी है। जैसे आईएमए की एलिजिबिलिटी 19 to 24 ईयर्स, मतलब अगर आप 19 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं, और 24 साल खत्म होने से पहले आप ट्रेनिंग में जा सकते हैं, मतलब अकेडमी पहुंचने से पहले आपकी उम्र 24 से कम रहनी चाहिए। सिमिलरली आईएनए के लिए भी सेम ही एज है, एएफए के लिए भी सेम ही एज है, और ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी,
उसके लिए 1 साल आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ कोई कैंडिडेट 19 साल का है या 20 साल का है तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होते हैं ओटीए के लिए, बाकी सब के लिए लगभग बराबर ही अटेम्प्ट होते हैं। ये था आपका एज क्राइटेरिया। और मैरिटल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो मैरिटल स्टेटस भी उन्होंने प्री डिफाइंड किया है कि जो भी बच्चे अनमैरिड होंगे, जो भी लड़के अनमैरिड होंगे वो एलिजिबल हैं आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। और ओटीए के लिए अनमैरिड मैन एंड अनमैरिड वुमेन, मतलब अगर आप ओटीए में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनमैरिड होना क्राइटेरिया है। इसकी अगर मैं बात करूं डिटेल में तो ये रिसेंटली जो यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम हुआ है उसकी नोटिफिकेशन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। यहां पर भी आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि फॉर आईएमए अनमैरिड मेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007 ओनली आर एलिजिबल। मतलब वही एज जो मैंने आपको बताई थी 19 साल से लेकर के 24 साल से पहले आप अगर हो उस एज ब्रैकेट में तो आप एलिजिबल हो आईएमए के लिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी सेम ही लाइन लिखी है उन्होंने, अनमैरिड मेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007 ओनली आर एलिजिबल। एयरफोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। एयरफोर्स में इन्होंने 20 से 24 किया है, आईएमए और आईएनए के लिए 19 से 24 था, यहाँ पे 20 साल की उम्र बेसिक इन्होंने रखी है। तो 20 to 24 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2026। अगर आप 1 जुलाई 2026 में 24 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ है। आगे के लिए अगर मैं बात करूं तो आगे के लिए आप इसमें 6 महीने जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 जुलाई 2026 ले रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा 1 जनवरी 2027, उसकी डेट पे ये चीज वेरीफाई करी जाएगी। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है 2 जुलाई 2002 नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006। इसी तरीके से यहां पर एक लाइन इन्होंने और मेंशन करी है कि कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। 25 साल से जो कम एज में होंगे उनका अनमैरिड होना अनिवार्य है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की अगर मैं बात करूं तो उसको शॉर्ट सर्विस कमीशन भी बोला जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन क्या होता है, अगर आप इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। फिर मैं बताऊंगा यहां पर क्या डिफरेंस होता है। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए भी जो एलिजिबिलिटी दी है, जो कि मैंने बताया था 25 ईयर्स से पहले पहले आपकी अगर एज होगी तो आप एलिजिबल हैं। यहीं पर इन्होंने मेंशन किया है 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आप बॉर्न हैं तो आप एलिजिबल थे, जो कि सीडीएस एग्जाम हुआ था उसके लिए। एंड फीमेल्स के लिए भी वही स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके बाद एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, तो आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे। तो एग्जाम देखिए 2 स्टेज में होता है। जैसे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने बताया था, पहले रिटन और फिर एसएसबी। तो स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो स्टेज 1 में आपका जो एग्जाम होता है फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए, इन सभी का जो सिलेबस है, इन सभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरीके से है कि आपका एक पेपर होगा इंग्लिश का जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक होगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो जीके का होगा, जनरल नॉलेज, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस। आजकल तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन सभी का पेपर आपका 12 से 2 के बीच, और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं जो अभी पेपर हुआ है वो 12:30 से 2:30 बजे के बीच में हुआ था। तो 2 घंटे का पेपर सेम होता है। 120 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और उनकी मार्क्स वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स रहता है। और ये बच्चे मैथ्स का पेपर भी देते हैं, जो जिसका पेपर 4 से 6 के बीच में निर्धारित किया गया है यूपीएससी के द्वारा। इसका एग्जाम, इस एग्जाम में केवल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं, और इसकी वेटेज भी 100 मार्क्स है। तो 100 + 100 + 100 दैट मीन्स 300 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फॉर आईएमए, एएफए एंड इंडियन नेवल एकेडमी। एंड इफ यू टॉक अबाउट ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं होता, यानी कि जो सुबह मैंने 2 पेपर बताए थे इंग्लिश और जीएस, केवल वही एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेम 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो सेम 100 मार्क्स का जीएस का पेपर, जीके का पेपर होगा। टोटल मार्क्स विल बी 200। इसके बाद अगेन एसएसबी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो एसएसबी प्रोसेस के मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं।
डिटेल वीडियो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली एसएसबी प्रोसेस के ऊपर बनाऊंगा कि एसएसबी में क्या होता है, कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम में मिलेगी। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो वहां पर लीडरशिप का आपका टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ग्रुप टास्क होते हैं बहुत सारे, ग्रुप डिस्कशन, जीडी, ये सारी चीज़ें वहां पर आपको देखने को मिलती है, और साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। तो लास्ट में आपका कॉन्फ्रेंस भी होता है। क्या होता है कॉन्फ्रेंस में, वो सब भी आपको एक वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आईएनए एंड एएफए के लिए जो एसएसबी के मार्क्स की वेटेज है वो 300 है, एंड ओटीए के लिए 200, मतलब रिटर्न में भी 300 मार्क्स एंड एसएसबी में भी 300 मार्क्स। ओटीए की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न में भी 200 मार्क्स एंड एसएसबी में भी 200 मार्क्स। इस तरीके से आपका मैं बात करूं तो वैकेंसीज के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वैकेंसीज नहीं पता होंगी, कितनी वैकेंसीज कौन सी एकेडमीज़ के लिए है, तो आप टारगेट नहीं कर पाएंगे कि मुझे किस एग्ज़ाम के लिए कितनी सीरियस होकर तैयारी करनी है। तो ये वैकेंसीज का चार्ट है जो कि मैंने नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिया है, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसकी अप्रॉक्स वैकेंसी 100 रहती है। अगर मैं बात करूँ इंडियन नेवल अकेडमी की तो 26, एयरफोर्स अकेडमी 32, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी फॉर मेल कैंडिडेट्स वैकेंसीज 276, एंड फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी फीमेल कैंडिडेट्स द वैकेंसीज इज 19। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज कितने कितने ब्रांचेस में है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो ये ओटीए के लिए ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो ये था बेसिक क्राइटेरिया वैकेंसीज का, और बीते कुछ सालों में लगभग यही ट्रेंड रहा है वैकेंसीज को लेके। तो आगे आने वाले टाइम के लिए भी आप यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यही वैकेंसीज आगे भी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाई यू शुड चूज सीडीएस एग्जाम, क्यों आपको सीडीएस के लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसा है क्या सीडीएस के अंदर कि आपको सीडीएस के लिए अपेयर करना चाहिए, और आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सीडीएस को क्लियर करने के बाद। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आप एक ऑफिसर के तौर पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर कमीशन होंगे। आर्मी में ऑफिसर होना खुद में ही एक गर्व की बात है, और समाज में भी एक बहुत इज्जत आपको देखने को मिलती है। पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर है। तो ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है, जो कि इंडिया में इससे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब कहीं नहीं देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा इज्जत भी आपने देखा हो तो आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को ही मिलती है। उसके बाद प्रेस्टिजियस जॉब तो है, साथ ही साथ आप अपने नेशन को भी सर्व कर रहे हैं, अपने देश को भी सर्व कर रहे हैं। देश बहुत ज़्यादा विपत्ति में भी आता है, जैसे आपने देखा हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को ही याद किया जाता है। तो आप अपने देश की सेवा भी करेंगे आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के बाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेबिलिटी। देखो आज की डेट में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, जितना कंपटीशन है बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो आर्म्ड फोर्सेस आपको एक स्टेबल करियर देता है, एक लॉन्ग लास्टिंग करियर देता है, जो कि एटलीस्ट 20-30 ईयर्स की सर्विस आप अपने टेन्योर में कर सकते हैं। तो एक स्टेबिलिटी वाली जॉब भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपको पता भी होगा कि पूरे भारत में किसी भी सरकारी विभाग में पेंशन नहीं है, केवल और केवल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही अभी पेंशन की सुविधा आपको है। तो आप स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये सुविधा के साथ साथ आपको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाने के बाद लीडरशिप, डिसिप्लिन और लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट, मतलब ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर इनहेरिट हो ही जाएगी। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आएंगी। मतलब अगर आर्मी के बाद भी कहीं जॉब करते हैं, आर्मी से बाहर आने के बाद, तो लीडरशिप ट्रेड्स के बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर देखने को मिलेंगी। तो मेरा मानना है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ रहती है ग्रेजुएट के अंदर, ग्रेजुएट के लिए, कि वो सीडीएस के लिए तैयार करे, सीडीएस के लिए तैयारी करे और अपने करियर को सिक्योर करे, जहाँ पर वो ना केवल आर्मी को सर्व करेगा, आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करेगा, बल्कि एक जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी वाली लाइफ भी अपने जीवन में जिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अधिकतर आपके डाउट्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके यहाँ पे क्लियर करे होंगे। एसएसबी से रिलेटेड, या फिर आपको अगर एग्जाम की स्ट्रेटजी जाननी है, या फिर सिलेबस और डिटेल में जानना है, तो अगर आप चाहते हैं इन पर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट करके सभी के बारे में जरूर मेंशन करना। हम जल्दी ही उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो आपके सामने जरूर लाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।